हेलो स्टूडेंट्स, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अपने प्रथम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से धार्मिक परिकल्पना के आधार पे जीवन की उत्पत्ति के विषय में सोचा गया और किस तरह से स्वतः जननवाद के द्वारा जीवन की उत्पत्ति के विषय में एक मत रहा और किस तरह से जीवोत्पत्तिवाद या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के द्वारा वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इससे पहले के ये जो तीनों सिद्धांत थे ये वैज्ञानिक दृष्टि से तर्कसम्मत नहीं थे, प्रामाणिक नहीं थे। अब हम चलते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति के विषय में क्या सोचा, यानी जो आधुनिक सिद्धांत है वो जीवन की उत्पत्ति के विषय में क्या कहता है। बच्चों, सिद्धांत तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने कई तरह के दिए, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जीवन की पद्धति के संबंध में दिया गया वो दिया गया था रूस के एक वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम था ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन ने 1942 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति। और अपनी इस पुस्तक में उसने अपने सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया और जो उसका ये सिद्धांत है वो कहलाता है ओपेरिन का जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ओपेरिन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसने अपने सिद्धांत को विभिन्न 8 प्रकार के चरणों के द्वारा जो है समझाया और जो ये 8 चरण थे, इन 8 चरणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले जो 4 चरण हैं वो रासायनिक विकास को दिखाते हैं और जो अंतिम 4 चरण हैं वे जैविक विकास को प्रदर्शित करते हैं। उसने ये कहा कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई वे 2 प्रकार के विकासों के द्वारा हुई, 2 प्रकार के डेवलपमेंट के द्वारा हुई। पहला हुआ रासायनिक विकास और दूसरा हुआ जैविक विकास, यानी रासायनिक तत्वों के चरणबद्ध विकास के द्वारा पहले जटिल कार्बनिक यौगिक बने और फिर उन जटिल कार्बनिक यौगिकों से फिर जीवन की संभावना हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई और ये भी फिर अलग अलग स्टेप वाइज मैनर में फिर आज के दौर के जीवों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम जो है इसके जो सिद्धांत है इनको हम 8 चरणों में पढ़ सकते हैं। अब हम जो है इसके 8 के 8 चरणों को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम इस वीडियो में इसके जो 4 चरण हैं, प्रथम 4 चरण हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके जो अंतिम 4 चरण हैं यानी 5वें से लेकर 8वें तक चरण उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो प्रथम 4 चरण थे। इन प्रथम 4 चरणों में ओपेरिन ने यह समझाया कि किस तरह से रसायनों का विकास पहले हुआ और उन रसायनों के विकास से फिर जीवन की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वे 4 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण है पृथ्वी के आदि वातावरण में परमाणुक प्रावस्था। सबसे पहले जो है परमाणुक प्रावस्था वाला जो चरण था। दूसरा चरण था अणु, सरल अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का विकास। तीसरा चरण था जटिल कार्बनिक यौगिकों का विकास और चौथा चरण था न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1 यानी पहला चरण परमाणु प्रावस्था। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी आरंभिक दौर में थी यानी आदिकालीन जो पृथ्वी थी वो आदिकालीन पृथ्वी जो है आग का एक धधकता हुआ गोला थी जिसमें कि जो है 4000 से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कतई नहीं थी। इतने अधिक तप्त वातावरण में जीवन की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी जो है ठंडी होती चली गई कई कारणों से, कंडेंसेशन की प्रक्रिया के कारण। लेकिन फिर भी वातावरण अणु के निर्माण के लिए बिल्कुल भी नहीं था, यानी इतने अधिक वातावरण में, इतने अधिक तप्त वातावरण में केवल परमाणु की अवस्था में ही यहाँ पर सारे तत्व मौजूद थे। चाहे वो सोडियम का परमाणु हो, चाहे वो नाइट्रोजन का परमाणु हो, चाहे वो कार्बन का परमाणु हो, चाहे वो ऑक्सीजन का परमाणु हो, चाहे वो हो एल्यूमिनियम का परमाणु हो, चाहे वो हो कॉपर का परमाणु हो, चाहे वो आयरन का परमाणु हो, चाहे वो निकल का परमाणु हो, चाहे वो ऑर्गन का परमाणु हो, वे सब परमाणुक अवस्था में यानी एटॉमिक स्टेज में सारे तत्व यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस समय जीवन की उत्पत्ति की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। अब हम चलते हैं आगे यानी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 2 में जो है अणुओं का विकास हुआ, सरल अकार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ व फिर सरल कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ।
पृथ्वी में वातावरण के थोड़ा थोड़ा ठंडा होने से अब उसके अंदर जो तत्व थे उनमें आपस में मेलजोल की संभावना हुई, यानी वो आपस में परमाणु से अणु बनने की संभावना विकसित हुई। लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती चली गई पृथ्वी, उसमें जो भारी तत्व थे जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, वो तो उसके केंद्रीय भाग में डिपॉजिट हो गए। इसके बाद जो मध्यम डेंसिटी वाले जो तत्व थे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया और आपका सिलिकॉन हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, वो जो है उसके केंद्रीय भाग, उसके मध्यम भाग में डिपॉजिट हुए। और जो हल्के तत्व थे जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया, वो उसके बाहरी भाग में, बाहरी हिस्से में डिपॉजिट हुए। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस समय वातावरण जो था वो अपचायक वातावरण था और हाइड्रोजन की अधिकता के कारण ही वो अपचायक वातावरण था। हाइड्रोजन तत्वों की बहुत अधिक संख्या होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बनिस्पत उसके कम थी। अब इसके बाद ये जो तत्व थे पृथ्वी के वातावरण के धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ये जो परमाणु थे, ये परमाणु आपस में मिले और उन परमाणु से फिर जो अणुओं का जन्म हुआ। जैसे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के अणु थे उन्होंने आपस में ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर जल का निर्माण किया। इसी तरह से नाइट्रोजन के जो अणु थे उन्होंने हाइड्रोजन के अणु के साथ मिलकर अमोनिया का निर्माण किया। कार्बन के अणुओं ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 का निर्माण किया। इस तरह से ये कई तत्व यहाँ पर बने। अब यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बन पाए, क्योंकि ये जो वातावरण था ये वातावरण जो है अपचायक वातावरण था, यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। अपचायक पर्यावरण क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या थी। हाइड्रोजन की अधिकता होने के कारण यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था, अपचायक वातावरण था। उस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बन पाई, यानी जो हमारी प्राणवायु थी वो यहाँ पर अनुपस्थित रही। इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन न होने की वजह से अभी भी जीवन की उत्पत्ति की संभावना नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ये यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक बने, जो सरल अकार्बनिक यौगिक बने, इनसे फिर सरल कार्बनिक यौगिकों का भी विकास हुआ, जैसे कि मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड या HCN जैसे तत्वों का यहाँ पर जो है विकास हुआ और इस तरह से कहानी थोड़ा आगे बढ़ी। अब चलते हैं हम अपने तीसरे चरण में। जो इसका तीसरा चरण है, तीसरे चरण में फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जो हमारे पास जो सरल प्रकार की कार्बनिक यौगिक थे, और जैसे कि अमोनिया हो गया, साथ में जो है जैसे हमारे पास अमोनिया थी और HCN वगैरह जो तत्व थे, इनसे फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों का विकास हुआ, जैसे कि एसिटिलीन, एथिलीन, ये सब गैस होती हैं ऑर्गेनिक। साथ ही आपका पिरिमिडीन, प्यूरीन, अमीनो अम्लों का निर्माण होना बहुत क्रांतिकारी घटना थी। कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। शर्कराओं का निर्माण हुआ। एल्डिहाइड, कीटोन जैसे तत्व बने। तो ये थे भाई आपके जटिल कार्बनिक यौगिक, जिनका जो है निर्माण फिर सरल कार्बनिक यौगिकों से आपस में सहयोग करने से, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के होने से हुआ। इसके लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का भी योगदान रहा और उस समय कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन भी कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। एसिटिलीन, एथिलीन, प्यूरीन, पिरिमिडीन, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, शर्करा, एल्डिहाइड व कीटोन जैसे यौगिक यहाँ पर बने। अब हम चलते हैं चौथे चरण में। चौथा चरण जो कि जीवन की उत्पत्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। चौथे चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ।
न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि एक क्रांतिकारी यौगिक था और बना होता है दो चीज़ों से, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन बनी होगी अमीनो अम्ल के आपस में संयोग से। अमीनो अम्ल जो इससे पहले के चरणों में बन चुके थे वे पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े और उन्होंने प्रोटीन का निर्माण किया। न्यूक्लिक अम्ल बने न्यूक्लियोटाइड के बनने से, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड बनी शर्करा व प्यूरिन व पिरिमिडिन नाम के क्षारों के आपस में मिलने से। प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षार प्लस शर्करा ने आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाए और न्यूक्लियोटाइड ने आपस में मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किया। ये न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए के रूप में होते हैं या डीएनए के रूप में होते हैं और इस तरह से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन की जो एक विशेषता है वो है ये स्वगुणन करने की इनकी क्षमता होती है। ये आपस में ही जो है मल्टीप्लिकेशन की इनमें जो क्षमता होती है उस वजह से इनमें जीवन के निर्माण की बहुत ही स्मार्ट और प्रोमिसिंग जो है पॉसिबिलिटी थी। इस वजह से आगे के चरण में आप देखेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियोप्रोटीन के फिर आगे वायरस के रूप में ओरिजिन होने की संभावनाएं बनी। तो इस तरह से ये जो हमारे 4 चरण थे, इन 4 चरणों में आपने देखा कि किस तरह से जो परमाणु अवस्था से हम प्रारंभ हुए थे, परमाणु अवस्था से आणविक अवस्था आई, आणविक अवस्था से फिर जो है सरल अकार्बनिक यौगिकों का जन्म हुआ, फिर उससे सरल कार्बनिक यौगिकों का जन्म हुआ और उससे फिर जटिल कार्बनिक यौगिक बने और जटिल कार्बनिक यौगिकों के बनने के पश्चात फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ, जिससे कि जीवन के लिए आवश्यक माने जाने वाले रसायनों का संश्लेषण हुआ और फिर जीवन की संभावनाएं आगे बढ़ी। तो इसके बाद जो हमारे 4 अंतिम चरण हैं जो कि जैव विकास से संबंधित हैं, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और अपना अध्ययन अनवरत जारी रखें। ऑल द बेस्ट।